लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो बच्चे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस एपिसोड से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ये दूसरा एपिसोड है स्पेशली ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप PCSG की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। इसलिए इस एपिसोड को जितने भी आएंगे इसी क्रम में उनको आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे किसी घटना के घटित होने के बाद किस तरह से सूचना दी जाती है और फिर उसके आगे जांच की प्रक्रिया, विवेचना की प्रक्रिया क्या होती है, विवेचना तक का भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई अपराध घटित होता है उसकी सूचना व्यक्ति द्वारा, जो पीड़ित व्यक्ति है, थाने को दी जाएगी। यहाँ पर अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है। उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ सूचना देने का भी प्रक्रिया, दोनों की उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया अलग अलग सेक्शन में होगी, जिसका तरीका CRPC में वर्णित किया गया है। यदि अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय प्रकृति का है, तब उसकी सूचना CRPC की धारा 154 के तहत दी जाएगी। 154(1) के तहत जब कोई व्यक्ति लिखित या ओरल सूचना देता है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, FIR जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति कंप्लेनेंट लिखित में दे या लिख कर ले जाए या वहाँ बैठकर लिखे। यदि उसको लिखना नहीं आता है तब वह थाने के भाषातक अधिकारी के सामने अपनी व्यथा कहकर बताएगा, उसको थाने द्वारा लिखवाया जाएगा और इस तरह से लिखित सूचना की एक कॉपी 154 सब सेक्शन 2 के तहत कंप्लेनेंट को उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि FIR, इसी को हम FIR कहते हैं, प्रथम सूचना कहते हैं। यानी कि FIR लिखित भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। अब मैंने आपको दो सेक्शन यहाँ पर स्पष्ट कर दी। 154(1) जहाँ पर आप सूचना देते हैं, चाहे लिखित है या ओरल है। दूसरा 154(2) के उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। अब मान लीजिए, ये संज्ञेय अपराध की बात चल रही, मान लीजिए थाने का अधिकारी आपकी FIR लिखने से मना कर देता है, तब आप क्या करते हैं? तब आपके पास रास्ता है कि आप वही सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा SP या SSP को भेजते हैं। यह प्रावधान CRPC की धारा 154 सब सेक्शन 3 में दिया गया है। यानी कि 154 सब क्लॉज 3 के तहत आप SP या SSP को तब लिखित में सूचना भेजते हैं जब थाने के भाषातक अधिकारी द्वारा आपकी सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि अपराध नॉन कॉग्निजेबल प्रकृति का है, असंज्ञेय प्रकृति का है, तब वही सूचना 154 में न देकर धारा 155(1) के तहत दी जाती है। अब असंज्ञेय अपराध में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि यहाँ पर थाने द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के जांच नहीं की जा सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, विवेचना नहीं की जा सकती। यानी कि जैसे ही उसको 155 सब क्लॉज 1 के तहत कोई सूचना मिलती है असंज्ञेय अपराध के संबंध में, तुरंत वह उस सूचना को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। जबकि संज्ञेय अपराध के संबंध में उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट से जब उसको परमिशन मिल जाती है, फिर वह उसी तरह से उसकी जांच करता है जिस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस की जांच की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट करने के लिए उसको फिर वारंट की जरूरत होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 155(1) के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाती है और जब उसको परमिशन मिलती है मजिस्ट्रेट से, तो इसका प्रावधान भी 155 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। 155 सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि उसको तमाम वो शक्तियाँ मिल जाती हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में है, मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाने के बाद। केवल गिरफ्तार बिना वारंट के नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न और आता है। प्रश्न ये कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कई सारे अपराध कारित किए एक ही समय में, उनमें से एक अपराध उसका कॉग्निजेबल प्रकृति का है और एक नॉन कॉग्निजेबल प्रकृति का है। अब क्या किया जाएगा? तो ऐसी दशा में भी CRPC धारा 155 सब क्लॉज 4, 155 सब क्लॉज 4 ये कहती है, यदि दो ऑफेंस हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसको कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो पुलिस अधिकारी की शक्तियां हैं विवेचना करने की, उनको CRPC की धारा 156 में वर्णित किया गया है। प्रोसीजर धारा 157 में बताया गया है। इनको आप लर्न कर लें, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आएंगे कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर CRPC किस सेक्शन में दिया गया है, तो इसका उत्तर आपको यही देना है कि ये 157 CRPC के तहत दिया गया है। 158 के तहत वो रिपोर्ट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट को। 160 के अंतर्गत, CRPC की धारा 160 के अंतर्गत वह विटनेस को विटनेस के लिए, गवाही के लिए बुला सकता है।
लेकिन 15 साल से कम के बच्चों को और महिलाओं को वह विटनेस के लिए नहीं बुलाएगा, थाने पर नहीं बुलाएगा, उनके घर जाकर उसको उनके एविडेंस रिकॉर्ड करने होंगे। सेक्शन 161 आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर विटनेस के स्टेटमेंट दर्ज करता है और स्टेटमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया कि थाने में दर्ज किए जाएंगे, लेकिन अगर वह माइनर है, 15 साल से कम है या महिला है, तब उसके घर जाकर उसको उनके विटनेस के बयान रिकॉर्ड करने होंगे। इसके बाद आते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है या कोई और स्टेटमेंट है, तब वह सेक्शन 164 के तहत केवल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से पहले 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करता है। और अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, वह मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर वो रेप से विक्टिम है, तब थाने के अधिकारी द्वारा जो भी जिसको जांच सौंपी गई है वह तुरंत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा रेप के केस में। और यह प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी की धारा 164A के तहत। 164A के तहत अगर कोई रेप का विक्टिम है तो थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा तुरंत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो सूचना है उसको मेंशन करनी है मेडिकल ऑफिसर को। विक्टिम का नाम है, उसका पता है, जिस पर्सन के द्वारा लाया गया है उसका नाम होगा, उसकी आयु होगी वुमेन की, उनका डीएनए प्रोफाइल होगा, डीएनए जैसे डीएनए आके रखा जाएगा, कोई चोट का निशान है वो मेंशन करना होगा। इसके अलावा उसकी जनरल मेडिकल कंडीशन, ये सारी बातें उसको अपने मेडिकल एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड करनी होंगी। अब इसके बाद सर्च शुरू होता है। सर्च करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो सीआरपीसी धारा 165 के तहत दी गई हैं। 165 के तहत वह किसी भी अपराधी के यहाँ सर्च कर सकता है ऑफेंस के अनुसार, और 166 में वह दोबारा से सर्च वारंट ले सकता है। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि उसको इस तरह का सर्च या इन्वेस्टिगेशन उस अपराधी के विरुद्ध करना है जो भारत के अंदर नहीं रहता, भारत के बाहर रहता है, तब प्रक्रिया क्या होगी? वह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 166A में बताई गई है। 166A में वह लेटर लिखेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो कि भारत के बाहर स्थापित होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि भारत के बाहर स्थापित है, भारत में नहीं है, उसको वो 166A के तहत लेटर लिखेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, कोई विदेशी संस्था है वो जांच करना चाहती है, तब वो अदालतों किस सेक्शन में हमें लेटर लिखेगी? तो वही इससे अगला सेक्शन है 166B, वो हमें रिक्वेस्ट करेगा। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारी को यह ज्ञान हो जाता है कि 24 आवर्स के तहत उसको इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में क्या किया जाएगा? तो विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और ये प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी की धारा 167 के तहत। यानी कि जब कोई जांच उसको पता चल जाए या आभास हो जाए कि 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो सकती है, तब सीआरपीसी धारा 167 के अंतर्गत उसको अपराधी को मजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जरूरी नहीं कि वो उसका जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट होगा, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष अपराधी को प्रस्तुत करना होगा। इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई घटना घटित होती है, वहाँ उस व्यक्ति को, या मेरठ में, और वो भागकर मेरठ आ जाता है, यहाँ उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, तो मेरठ की पुलिस उसको ये नहीं कि महाराष्ट्र में ले जाके प्रोड्यूस करेगी, 24 आवर्स का वेट करेगी, बल्कि जो भी मेरठ में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसको प्रोड्यूस करना होगा। तो इस तरह से 167 तक आपको स्पष्ट हो गई होगी। सेक्शन 168 सीआरपीसी की धारा 168 के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अगर कोई सबऑर्डिनेट है उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। 169 धारा 169 बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी की, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध कारित नहीं होता है, तब वह उसको उसके पर्सनल बॉन्ड विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटी थाने से रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है, और इसका प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी की धारा 169 में। याद करते चलिएगा, ठीक है? आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लग जाता है कि नहीं साहब इसके विरुद्ध अपराध कारित होता है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब वह जितना भी उसके पास एविडेंस है उसको इकट्ठा करके मजिस्ट्रेट को भेज सकता है या भेजेगा। जांच पूरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है,
तब उसको फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजनी होती है। और फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए आप ये भी जानते हैं कि वह रिपोर्ट CRPC की धारा 173 के तहत भेजी जाती है, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं या FR कहते हैं। वह CRPC की धारा 173 के तहत भेजी जाती है। अगर मामला सुसाइड से संबंधित है तब उसकी जांच धारा 174 CRPC के तहत की जाएगी। मैं समझता हूं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा देख लें और कुछ समझ लें, इसलिए बाकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।